जाती हूँ, मुझे भी ये याद नहीं रहता। ठीक है, मैं यही बोलूंगी याद रखने की जरूरत नहीं होनी चाहिए आपको, याद करने की जरूरत नहीं पड़ना चाहिए आपको। डिवीजन ऑफ वर्क सिंपल है। डिवीजन का मतलब बंटवारा, किसका? काम का। कैसे बांटोगे काम को? काम को एक कॉम्प्लेक्स टास्क ले लो तुम, ठीक है ना, कोई एक टास्क तुम मुझे काम बोलो, मैं तुम्हें बांट के दिखाऊंगा। हाँ, पढ़ाना, ठीक है, चलो एक काम है बीसीए का डिग्री लेना। पहले बीसीए की डिग्री को 6 सेम में बांटा गया, सेमेस्टर वाइज, थोड़ा सिंपल हुआ इससे। फिर फर्स्ट सेम में क्या क्या सब्जेक्ट्स पढ़ाया जाएगा ये डिसाइड किया गया होगा। सेकंड सेम में क्या क्या पढ़ा, सब पढ़ना है तुम्हें, लेकिन फर्स्ट सेम में क्या, सेकंड सेम में क्या, थर्ड सेम में क्या, फोर्थ में क्या, फिफ्थ में क्या और सिक्स्थ में क्या, ये डिवीजन किया गया। देन फर्स्ट सेम में जो सब्जेक्ट्स आपको पढ़ना है, आपने एडमिशन ले लिया तो कौन टीचर, कौन फैकल्टी, कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाएगा, डिवीजन नजर आ रहा है, समझ में आ रहा है। और अब ये एक्शनेबल हो गया। अब तुम्हारा जो बीसीए डिग्री है, ऐसे बीसीए डिग्री लेना बहुत मुश्किल लग रहा है कि कहाँ से ले क्या करे, लेकिन स्टेप बाय स्टेप आपने क्या किया, इस काम को सिंपल भाग में बांट करके उसको एक्शनेबल बना दिया। अब आप उसको क्या कर सकते हैं, काम कर सकते हैं उसके ऊपर। ये टाइम में ये क्लास होगा, ये टाइम में ये क्लास होगा, ये टाइम में ये क्लास होगा, इसका प्रैक्टिकल भी है, इसका सिर्फ थियरी पेपर है, होता है। अब तुम्हें समझ में आ रहा है कि काम को कैसे हम डिवाइड करते हैं, बिना डिवीजन किए हुए काम नहीं कर सकते। पूरा सेमेस्टर एक बार में खत्म कर लोगे, पूरा 6 सेमेस्टर एक बार में नहीं होगा ना। अभी तो यही याद नहीं रहता, पूरा पता नहीं कितने सब्जेक्ट और मुश्किल हो जाएगा। नहीं, थैंक गॉड, ठीक ना, नहीं है ये बोल रहा है। ओके, नहीं है, बस फर्स्ट में है आपको ये मैनेजमेंट का एक ही पेपर आपको पढ़ना, बाकी आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है, ये एक ही पेपर में है, ठीक है, समझ में आ गया मुझे, हो गया। मैं पढ़ाती हूँ लेकिन यहाँ नहीं काम का चीज है, मतलब मेरे काम की चीज यहाँ नहीं है। नाउ तो अब समझ में आया डिवीजन ऑफ वर्क, काम को डिवाइड करना, यानी बहुत कॉम्प्लेक्स टास्क को या किसी भी बड़े काम को छोटे छोटे काम में, छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करके उसके बाद डिवीजन करके भी क्या होगा, काम नहीं होगा। किसी को एलोकेट करोगे ना, दोगे ना, ये काम तुम कर लो, बाजार जा रहे हो तो शॉपिंग का काम तुम करोगे, घर में हो तो मेहमान को खिलाने का काम कोई और करेगा, डेकोरेशन का काम कोई और करेगा। अब समझ में आ रहा है, काम को बांटा और फिर काम को बांट करके किसी एक को दे दिए जो उस काम को करेगा, डिवीजन ऑफ वर्क हो गया। काम उस पे, अब उस काम को किया जा सकता है, बिना ब्रेक किया आप किसी भी काम को स्टार्ट नहीं कर सकते हो। पढ़ाई ही करना है तो यू हैव टू ब्रेक योर शेड्यूल की मॉर्निंग में सबसे, अगर मॉर्निंग में आप लोग पढ़ते हैं तो, ठीक है ना, बिकॉज दैट वाज द एक्सटिंक्ट जनरेशन, राइट, जो सुबह 4 बजे उठ के पढ़ते थे। लेकिन माना जाता है कि सुबह के टाइम पढ़ने के लिए बहुत एप्ट टाइम होता है, क्योंकि दिमाग उस समय फ्रेश होता है और ज्यादा भारी। तो जो लोग उस समय जमाने के हैं, ठीक है ना, मैं उस एक्सटिंक्ट जनरेशन के बारे में बात कर रही हूँ, ठीक है ना, आई बिलोंग टू दैट एक्सटिंक्ट जनरेशन, जहां पे आप सवेरे सवेरे क्या पढ़ते थे, सबसे डिफिकल्ट सब्जेक्ट, क्योंकि वो आपको आसानी से समझ में आता था। सबका डिफिकल्ट सब्जेक्ट अलग अलग हो सकता है, राइट। तो जो आपका सबसे डिफिकल्ट सब्जेक्ट है वो आप सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त में पढ़ते थे कि ये तो तुरंत समझ में आ जाएगा, और बिल्कुल आसपास पिन ड्रॉप साइलेंस भी होता था, राइट। तो वो एक तरीका था पढ़ने का। चलो ठीक है, तुम लेट नाइट स्टडी करते हो, अब स्टडी करते हो या क्या करते हो वो तुम जानो, लेकिन अगर करते हो तो सबसे लेट नाइट में भी सब सो गए रहते हैं, अभी शांति से आप पढ़ सकते हैं, ठीक है ना, राइट। तो आप बांटते हैं ना कि कौन सा सब्जेक्ट कब पढ़ना है। जब दिमाग ऑलरेडी बहुत भरा उड़ा है और बहुत ज्यादा टाइम नहीं, तो ऐसा कोई आसान सा सब्जेक्ट पढ़ जो हमको आसानी से समझ में आ जाता है, जिसमें ज्यादा मेहनत नहीं करना पड़ता है, राइट, समझ में आया। तो आप भी डिवाइड करते हो ना अपने काम को करने के लिए। एक्सक्यूज मी क्लास प्लीज, डिवीजन ऑफ वर्क अब समझ में आया? क्या बोलोगे अगर बोलना होगा डिवीजन ऑफ वर्क, तो क्या बोलोगे? तुम बोलो, तुम्हारा क्या नाम है? यस, आज तुम्हारा नाम याद करने की बारी। शिवम, ठीक है, बोलो। शिवम नहीं, वर्मा तो ये है, वो भी है, दोनों का शिवम नाम ही है, ठीक है, शिवम वर्मा 2, ओके, यस, बोलिए। डिवीजन ऑफ वर्क तुम्हें जो समझ में आया थी।
ठीक है, वेरी गुड। ये अब तुम बैठ जाओ, थोड़ा सा गलती अभी भी हो गया। सेकंड पार्ट आपने बोल दिया, फर्स्ट पार्ट था पहले काम को सिंपल पार्ट में डिवाइड करना और तब उस सिंपल पार्ट को शिवम वर्मा 2 को देना ताकि ये काम ये अच्छे से कर सकता है, और 1 को देना क्योंकि दूसरा काम ये अच्छे से कर सकता है। समझ में आया? तो दोनों ही चीजें होती है, पहले काम को डिवाइड करना और फिर जो जिसमें कॉम्पिटेंट है उसको वही पार्ट असाइन करना जिसको वो अच्छे से कर सकता है। अभी क्लियर हुआ अमित? क्लियर हुआ? मैंने कुछ लिखा नहीं है यहाँ पे, सॉरी, पर समझ में आया ना? हायरार्की ऑफ अथॉरिटी समझ में आया? हर एक लेवल पे वेल डिफाइंड पावर, डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी देना ताकि आप सबऑर्डिनेट को ऑर्डर दे सकिए, उनसे रिपोर्ट मांग सकिए, उनका फीडबैक ले सकिए। क्लियर? ठीक है, जिससे आपका स्मूथली काम हो जाएगा। मैं एक बार फिर से रिपीट कर रही हूँ इसको क्योंकि मुझे मालूम है थोड़ा प्रॉब्लम है पीओएम के साथ। ओके, सिस्टम ऑफ रूल्स। सिस्टम ऑफ रूल्स का क्या मतलब हुआ? सिस्टम ऑफ रूल्स यानी नियम कानून का एस्टैब्लिशमेंट और यूनिफॉर्म, ठीक है ना? ये नहीं कि अमित के लिए कुछ और, शिवम वर्मा 2 के लिए कुछ और, 1 के लिए कुछ और, नीरज, am I right? सौरभ, ओके, एक नीरज भी है इस क्लास में, और 2 नीरज है इस क्लास में, नहीं है क्या? आया नहीं है पर है ना? ठीक है, चलो, एक और बच्चा है जिसको नीरज ही नाम है उसका, मुझे याद है। तो नीरज के लिए कुछ और, उत्सव, उज्जवल के लिए कुछ और, राइट? तो ऐसा नहीं, देयर शुड बी अ वेल डिफाइंड यूनिफॉर्म रूल्स एंड रेगुलेशंस। समझ में आया? समझ में आ रहा? इससे क्या होगा? इससे क्या होगा? इससे भी डिसिप्लिन मेंटेन करने में आपको आसानी मिलेगी। एक नियम है, चाहे तुम आओ चाहे तुम आओ, विल फॉलो द सेम रूल्स, राइट? तो क्या होगा? आपस में आपको डिस्क्रिमिनेटेड फील नहीं होगा, आपको इनइक्विटी का एहसास नहीं होगा। तो सिस्टम ऑफ रूल्स जिससे सब चीज इंटैक्ट रहे, स्मूथली रन कर सके। रूल्स का फॉलो होना बहुत जरूरी है क्योंकि अगर रूल्स को हम समय समय पे बदलते रहेंगे तो क्या होगा? अगेन कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा, राइट? किसी के साथ कुछ किया, किसी दूसरे के साथ कोई दूसरा प्रोविजन ऐड कर दिया तो वो कॉन्फ्लिक्ट का रीजन हो सकता है। और बहुत बड़े ऑर्गेनाइजेशन में तो और भी ज्यादा यूनिफॉर्म रूल्स होने चाहिए ताकि आपको बार बार रूल्स कम्युनिकेट करने की जरूरत नहीं पड़े। एक बार जो रूल डिफाइंड हो गया है, जो बोर्ड पे आ गया है या जो आपको इन्फॉर्म कर दिया गया है थ्रू योर ऑफर लेटर, थ्रू ऑफिशियल मैनुअल, वो फिक्स हो गया, राइट? ठीक, सिस्टम ऑफ रूल्स भी आपको समझ में आ गया। उसके बाद इम्पर्सनल रिलेशनशिप था। कोई बता सकता है व्हाट डू यू मीन बाय इम्पर्सनल रिलेशनशिप इन ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट? या यस बोलो, रोहित मिश्रा बोलिए। मैम कोई भी पर्सनल रिलेशन नहीं होना चाहिए, वेरी गुड, ओनली यानी कि प्रोफेशनल। वेरी गुड, शाबाश, यही मतलब है इसका। अब इसको तुम जैसे भी लिखो, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी रिलेशनशिप पर्सनल नहीं होगा, इनफॉर्मल नहीं होगा, और जो भी रिलेशनशिप होगा वो प्रोफेशनल होगा, फॉर्मल होगा। जो ऑर्गेनाइजेशन का बनाया हुआ है, आप जिस हायरार्की पे फॉल करते हो उनके साथ आपका, हायर लोगों के साथ आपका सीनियर वाला रिलेशन है, आपके सीनियर है वो, लोअर आपके जूनियर्स है, और सेम लेवल वाले आपके कलीग्स हैं। और आपको यही जो फॉर्मल एस्टैब्लिशमेंट है उसी को आपको आगे बढ़ाना है। किसी के साथ आपका कोई पर्सनल रिलेशन है भी तो भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उस बेसिस पे कोई काम नहीं होगा, right? This is impersonal relationship, right? And the last one is ऑफिशियल रिकॉर्ड, यानी कि आप जो भी काम करते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल ऑफिशियल रिकॉर्ड, यू पीपल, जो यहाँ का सीआर है, सीआर, राइट? वो क्या करता है? वो सीआर शीट भरने का काम करता, दे देता है, जो भी प्रॉब्लम्स होते हैं वो नीचे लिख देती है। दैट इज अ टाइप ऑफ ऑफिशियल रिकॉर्ड, ठीक है ना? आपके कितने क्लास हुए, कितने क्लास छूट गए किसी भी रीजन से, आपके क्लास में क्या प्रॉब्लम है, आप एक लाइन नीचे जोड़ देते हो कि प्रोजेक्टर नॉट वर्किंग, येट नॉट वर्किंग, राइट? तो ये क्या है? एक ऑफिशियल रिकॉर्ड है। इसका कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ वैल्यू होगा, तभी ये आपसे करवाया जाता है। ये हमारा क्या है? माइलस्टोन है, ठीक है ना? माइलस्टोन, वी फॉलो माइलस्टोन सो दैट वी कैन चेक कि हमारा सिलेबस कितने दिनों में खत्म हो जाएगा। डेट मैंने उस पर लिखा होगा, देखते होगे कि कितना क्लास है, डेट छोड़ दो, क्लासेस, नंबर ऑफ क्लासेस है, नंबर ऑफ क्लासेस जो मुझे लगता है कि चाहिए। ये 5-10 प्लस भी हो सकता है, 5-10 माइनस भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द थिंग कि आप कितने अटेंटिवली सुनते हैं। आप सेम चीज को मैं 4 बार रिपीट करूंगी तो स्लो एंड स्टीडी, वी आर गोइंग वेरी स्लोली, राइट? लेकिन अगर आपको 1-2 बार में समझ में आ जाता तो हम थोड़ा फास्ट हो जाएंगे, तो हम सिलेबस जल्दी खत्म कर लेंगे, रिवीजन भी कर सकते हैं। समझ में आ रहा है? हर डॉक्यूमेंट का इंपॉर्टेंस बता रही हूँ।
सो दैट आपका दूसरा क्लास, दूसरा चीज शेड्यूल किया जा सके। क्लियर? आपके एग्जाम से पहले उस सिलेबस को खत्म करना पॉसिबल है या नहीं है हमको पहले पता चल जाएगा। राइट? राइट? तो ये क्या है? दिस इज ऑफिशियल रिकॉर्ड। दीज आर सिंपल ऑफिशियल रिकॉर्ड जो आपको दिखता है। ऐसे ऐसे बहुत सारे कॉम्प्लिकेटेड ऑफिशियल रिकॉर्ड्स भी होते हैं। राइट? कभी कोई जन्म प्रमाण पत्र बनवाना है, कभी कोई रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट, सारा डॉक्यूमेंटेशन होता है। हर जगह आपका डॉक्यूमेंटेड प्रूफ रखा जाता है। ऐसा नहीं कि आपको दे दिया और उस ऑफिस के पास वो नहीं है, उसके पास भी एक कॉपी होती है सेम चीज की। राइट? समझ में आया? तो ये क्या है? ऑफिशियल रिकॉर्ड है और इसके इम्पोर्टेंस है। किसी पर्पस से ये ऑफिशियल रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए उन्होंने सजेस्ट किया था, एक प्रिंसिपल दिया था। ये सब तो मैंने रिवीजन करा दिया, वापस से आपको फ्लैशबैक में ले गए। अब हम एडवांटेज और डिसएडवांटेज की बात करेंगे। इन पांचों पॉइंट का एडवांटेज भी है और डिसएडवांटेज भी है। मैक्स वेबर ने सिर्फ एडवांटेज देख करके ये दे दिया था, ठीक है ना? ही ओनली फोकस्ड ऑन एडवांटेज। समहाउ ही स्किप, और उनके दिमाग में नहीं आया कि इसको जो प्राणी है, जो प्राणी यानी जो मनुष्य का जाति होता है, वो अपने हिसाब से हर नियम को क्या करता है? मोड़ ले लेता है, चेंज कर देता है और अपने फायदे की बात सोचता है। ऑर्गेनाइजेशन जाए बाहर में या फिर जो गोल है ऑर्गेनाइजेशन का वो सेकेंडरी हो जाता है, क्योंकि हम तो प्रोटेक्टेड रहने बहुत जरूरी है। पहले हम प्रोटेक्टेड रहे फिर ऑर्गेनाइजेशन का देखेंगे हम। तो इन सारे ही नियम को आप भी क्या कर सकता, अपने फेवर में चेंज कर सकता। हाउ कम? पहले हम एडवांटेज देख लेते हैं, तब डिसएडवांटेज देखेंगे। राइट? एडवांटेज सबसे पहले मैंने कहा डिवीजन ऑफ वर्क। डिवीजन ऑफ वर्क का एक एडवांटेज है। डिवीजन ऑफ वर्क में तुमने कहा था सौरभ वर्मा 2, शिवम वर्मा 2। ओके, कोई बात नहीं, मैं कम से कम वर्मा 2 तो याद रखा ना सही से। तो मैंने क्या बोला कि आपने बोला था कि वर्क को असाइन करना कैपेबिलिटी के हिसाब से। राइट? अब अगर हर बार आप कैपेबिलिटी के हिसाब से वर्क को असाइन करोगे तो क्या होगा? क्या होगा? ये यही होगा कि मैं आपको इतने सारे प्रिंसिपल पढ़ा रही हूँ, उसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज पढ़ा रही हूँ विदाउट सीइंग द बुक। राइट? विदाउट हैविंग एनी हेल्प। ठीक है ना? मैं शायद पीपीटी भी नहीं, जो पीडीएफ है वो भी अभी नहीं देख रही हूँ। क्यों? क्योंकि मैंने ये सब 3-4 बैच को, 2-3 बैच को पढ़ा दिया इससे पहले, ठीक है ना, इस कॉलेज में। अब मुझे क्या हो गया, टाइम मुझे नहीं चाहिए इसको पढ़ने के लिए, मुझे समय नहीं चाहिए आपको एक्सप्लेन करने के लिए। आपको जितनी बार में समझ में आएगा मैं समझा दूंगी। जितने एग्जाम या बताओ और कौन सा एक प्रिंसिपल है? एडमिनिस्ट्रेटिव क्लास। एडमिनिस्ट्रेटिव क्लास इसका प्रिंसिपल नहीं है, पर मैं आपको बता देती हूँ एडमिनिस्ट्रेटिव क्लास इसलिए है क्योंकि ये एडमिनिस्ट्रेटिव क्लास को बिलोंग करता है। एडमिनिस्ट्रेटिव मतलब ओनर, ठीक है? अब देखो ना, आपके यहाँ आपके कंट्री में जितने भी ब्यूरोक्रेटिक एम्प्लॉयज होते हैं वो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में ही तो है, वो कंट्रोलिंग फिगर होते हैं, इसीलिए एडमिनिस्ट्रेटिव क्लासेस में जोड़ा गया है। राइट? हाँ, ठीक है, अभी समझ में आया एडमिनिस्ट्रेटिव क्लास का मतलब? क्लियर है? चलो, जो इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल्स है वो वही है, सिंस इट बिलोंग्स टू एडमिनिस्ट्रेटिव क्लास, क्योंकि मैंने पहले ही कहा कि बहुत लार्जर ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक्ट है। राइट? नाउ मैं कहाँ पे थी? डिवीजन ऑफ वर्क बता रही थी। डिवीजन ऑफ वर्क में मैंने आपको बताया कि डिवीजन ऑफ वर्क में आपका जो एडवांटेज वो क्या है? रेड जैकेट। मैं यहाँ हूँ। राइट? मैं बता रही हूँ, सुनो थोड़ा, नहीं तो फिर नेक्स्ट क्लास में बोलोगे समझ में नहीं आया। अभी हम बता रहे थे आपको डिवीजन ऑफ वर्क का एडवांटेज। एडवांटेज क्या होगा कि हर बार तुमको वही काम करने दिया जा रहा है। राइट? हर बार आपको एक ही काम रिपीटेडली करने के लिए दिया जाए तो धीरे धीरे क्या होगा, आपका जो आउटकम होगा, आपका जो रिजल्ट होगा वो अच्छा होगा या खराब होगा? अच्छा होगा। एफिशिएंट होते जाएंगे, यानी कि टाइम भी कम लेंगे और क्वालिटी भी बेहतर होगा, कॉस्ट भी कम लगेगा। राइट? यानी आपके सारे रिसोर्सेज बचेंगे और आउटकम बहुत अच्छा होगा। स्पेशलाइजेशन का बेनिफिट आपको मिलेगा, मिल रहा है स्पेशलाइजेशन का बेनिफिट आफ्टर डिवीजन ऑफ वर्क। लेकिन इसका एक दोनों हम साथ साथ करते हैं। डिसएडवांटेज इसका क्या होगा? डिसएडवांटेज मैंने आपको शायद बताया था कि डिसएडवांटेज ये होगा कि पीओएम तो ठीक है मैम पढ़ा देगी, लॉ तो ठीक है मैम पढ़ा देगी, एचआरएम तो ठीक है मैम पढ़ा देगी, लेकिन पाइथन नहीं पढ़ा पाएगी। ठीक है ना? कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं पढ़ा पाएगी। राइट? समझ में आ रहा है? क्योंकि मैंने कभी वो पढ़ा नहीं। अच्छा चलो ठीक है, तुम लोग तो फिर भी आईटी के हो, मेरे लिए एलियन हो, ठीक है ना? हम मैनेजमेंट में चले जाते हैं, मैनेजमेंट क्लास मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, और उनको पढ़ना है
उनको इकोनॉमिक्स पढ़ना है, आपको नहीं पढ़ना, अगेन बोलो थैंक गॉड, ठीक है ना, वो थोड़ा टेक्निकल पीरियड भी है। ओके, तो इकोनॉमिक्स मुझे नहीं पढ़ा सकती है, राइट? क्यों नहीं पढ़ा सकती? क्योंकि मुझे कभी वो मौका नहीं मिला। आई गॉट द एडवांटेज ऑफ स्पेशलाइजेशन। मुझे 1, 2 या 4 सब्जेक्ट पढ़ाने के लिए मिला, तो चारों सब्जेक्ट में मुझे अब थोड़ा सा कॉन्फिडेंस है कि मैं कभी भी किसी को भी समझा सकती हूँ। लेकिन वो जो 5वां सब्जेक्ट मुझे कभी पढ़ने का और पढ़ाने का मौका ही नहीं मिला। पढ़ने का मिला था परीक्षा पास करने के लिए, राइट? उसके बाद से कभी पढ़ाने का मौका नहीं मिला। तो अब क्या है कि अगर कभी इकोनॉमिक्स के फैकल्टी की जरूरत पड़ेगी इस कॉलेज में, तो वी कैन नॉट बी दैट रिप्लेसमेंट। हमको कॉलेज उस जगह पे नहीं भेज सकता कि आप 2-4 दिन इकोनॉमिक्स पढ़ा दीजिए जब तक हम इकोनॉमिक्स के फैकल्टी को हायर करते नहीं कर सकता। तो क्या होता है, आप लगातार एक ही काम को करने से उस काम के तो मास्टर हो जाते हो, माहिर हो जाते हो, लेकिन दूसरा जो छोटा छोटा काम है वो आपके हाथ से बिल्कुल निकल जाता है। तो कभी किसी को रिप्लेस करने का बारी आएगी, या कभी कोई काम रुका हुआ है, किसी अकाउंटेंट नहीं है उसकी वजह से वो काम रुका हुआ है, अगर कोई अकाउंट्स का दूसरा भी जानकार रहेगा तो एक दिन के लिए तो वो कम से कम वो ऑफिस होल्ड कर ही सकता है, राइट? तो ये रोटेशन का बेनिफिट होता है, जब आप अलग अलग टॉपिक या अलग अलग काम पे अलग अलग एम्प्लॉय को रोटेट करते रहते हैं, तो उसको थोड़ा बहुत सब आता है। ही बिकम जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स, राइट? जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स, यही रुकते हैं अभी, राइट? हो सकता है वो मास्टर ऑफ वन हो जाए, क्योंकि वो एक काम को लगातार बार बार कर रहा है, लेकिन थोड़ा बहुत वो बाकी चीजें भी जानता है। क्लियर? अमित, समझ में आया? सही में बोलो, मैं पूछूंगी फिर बोलोगे याद नहीं है, तो याद करने की जरूरत इसको है भी नहीं, ठीक है? डिवीजन ऑफ वर्क का एक बेनिफिट है कि आप एफिशिएंट हो जाएंगे, कम कॉस्ट और कम रिसोर्सेज में अच्छा रिजल्ट देंगे, अच्छा आउटपुट देंगे। लेकिन नेगेटिव ये है कि आप बाकी कोई काम करने के लायक नहीं रह जाएंगे। समझ में आया? क्योंकि आप एक ही काम जन्म से अभी तक करते आ रहे हैं। समझ में आया? चल, अब नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्या है? कोई भी पॉइंट बोलो। ठीक है, हायरार्की ऑफ अथॉरिटी, यानी कि वेल डिफाइंड अथॉरिटी एंड कंट्रोलिंग फिगर। कौन कंट्रोल कर सकता है, किसको कंट्रोल कर सकता है, कौन किसको फीडबैक कर सकता है, ठीक है? लेकिन यहाँ पे क्या है, फ्रीडम नहीं है, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। जिस ऑटोनॉमी की हम बात करते वो यहाँ पे नहीं है। आपको जो ऑर्डर मिला है वही काम आपको करना है, आप अपना दिमाग मत लगाइए। तो जिस चीज का, यही होता है ना इसका मतलब, आपको ये करने के लिए कहा गया, आप वो करिए, ठीक है ना? यू डोंट यूज योर माइंड। लेकिन हर एक इंसान के पास दिमाग है, ठीक है? कुछ लोगों के लिए एक कंफर्ट जोन होता है, राइट? कि मुझे दिमाग नहीं लगाना, रूटीन काम करना अच्छा है, मैं ये जाऊंगा, ये दिन 10 बजे से 6 बजे तक ये काम करूंगा, फिर घर आ जाऊंगा। लेकिन कुछ लोगों के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है, जो अपना दिमाग यूज करना चाहते हैं, या जो जीनियस है, जो इंटेलिजेंट है, जो ऐसे बिठे बिठाए काम नहीं कर सकते, देखे दिखाए रास्ते पे हमेशा नहीं चलना, जो एक्सप्लोर करना पसंद करते होते हैं कुछ लोग, जो एक्सप्लोर करना पसंद करते हैं होते हैं कुछ लोग, जो नया टास्क एक्सेप्ट करना पसंद करते हैं, उनको एक ही जैसा काम करने में बोर हो जाते हैं, बहुत जल्दी बोर हो जाते हैं, ठीक है? मैं ऐसे ऐसे, मतलब मेरे घर में ये भी एग्जाम्पल्स हैं कि जो बहुत अच्छी अच्छी कंपनी में काम इसलिए छोड़ देते हैं क्योंकि उनका रोल चेंज नहीं करता। गूगल जैसी कंपनी छोड़ के आ गए, ठीक है ना, क्योंकि एक ही जगह काम करते करते पक गए थे। एक ही जैसा काम रिपीट, मेरा जॉब चेंज नहीं होता, और मुझे जो जॉब दिया गया था वो मुझे करने में मजा नहीं आ रहा था। तो जो लोग अलग अलग वेंचर्स, अलग अलग चैलेंजेस अपने लाइफ में सीख करते, क्योंकि उनको क्या होता है, व्हेन दे फिनिश दैट पर्टिकुलर न्यू टास्क, उनको सेंस ऑफ अकम्पलिशमेंट फील होता है, उनको जैसे जीतने का एहसास होता है, किसी और से नहीं, अपने आप से, ठीक है ना? मैंने ये भी अचीव किया। जब वो अचीवमेंट रुक जाता है उनके लाइफ में, तो उनके लिए पैसा, उनके लिए कंपनी कुछ मायने नहीं रखता है, राइट? ऐसा भी होता है, आपको भी मिलेगा ऐसे एग्जाम्पल, राइट? तो ये क्या है कि जब आपका क्लियर कट डेफिनेशन ऑफ ऑथोरिटी है, ऑथोरिटी आपका डिफाइंड है, तो जो भी आपको आपका सीनियर कर रहा है आप वो किए जा रहे हैं। सिंपल है, रूटीन टास्क है, दिमाग नहीं लगाना, काम करो। कुछ लोगों के लिए ये विद विन सिचुएशन है, लेकिन कुछ लोगों को बिल्कुल नाकाबिले बर्दाश्त होता है ये सिचुएशन, जो लोग नया करना चाहते हैं। राइटर्स, पोएट्स, क्रिएटिविटी जो भी करते हैं, साइंटिस्ट, इन्वेंटर्स, राइट? वो कर सकते हैं क्या ऐसे फॉलो? वो अलग अलग चीज करना चाहते हैं। देखो, एक एक बिजनेसमैन कितने अलग अलग तरह की बिजनेस कर रहा है। टेस्ला का एग्जांपल ले लो, है ना? फर्स्ट है स्पेस, राइट? उसमें इन्वेंशन करना, उसमें इन्वेस्ट करना, गाड़ी में इन्वेस्ट करना, और भी कितने तरह का बिजनेस है। कोई एक है फिक्स नहीं, क्योंकि दे बिलीव इन एक्सप्लोरिंग
राइट, अलग अलग फील्ड को एक्सप्लोर करना चाहते हैं, तो ऐसे लोगों के लिए वो स्थिति काफी मुश्किल हो जाती है। एडवांटेज और डिसएडवांटेज समझ में आया? एक तो एडवांटेज ये है कि स्मूथ हो जाता है, एक बार आपको काम समझा दिया गया, नो नीड ऑफ सुपरविजन, यू कैन डू इट विदाउट एनी मैनेजरियल इंस्ट्रक्शंस। लेकिन दूसरा प्रॉब्लम ये है कि आपको एक ही जैसा काम करने को मिलेगा, यू आर नॉट सपोज टू यूटिलाइज योर ओन ब्रेन। तो इसमें क्या होगा, जो चीज हम यूटिलाइज नहीं करते वो क्या होता है, एक्सटिंक्ट हो जाता है, हमारा टेल एक्सटिंक्ट हो गया बिकॉज वी डिडंट यूटिलाइज दैट। तो अच्छा हुआ, हम थोड़े अच्छे लगते हैं, राइट? नहीं तो आजकल तुम लोग सब टेल के साथ आते, बैठने के लिए भी जगह चाहिए और टेल को रखने के लिए भी जगह चाहिए। कॉमन होता है, हाँ, वो कॉमन होता, क्या वो कॉमन होता, कॉमन होता, लेकिन जगह ज्यादा चाहिए होता, राइट? अभी समझ में आया? मैं ये सिंपल मैं ये बोलना चाहती हूँ कि जो चीज हम यूज नहीं करते वो खराब हो जाता है, वो इस्तेमाल में ज्यादा दिन तक नहीं रह पाता, और भगवान भी वापस हमसे, ये नेचर भी वापस हमसे ले लेता है, तो हमारा दिमाग भी वापस चला जाता अगर ये ऐसा होता तो। इसीलिए एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज समझ में आया? ओके, अब तीसरा है, नेक्स्ट क्लास में फिर पूछूंगी तो बोलेंगे याद नहीं है, मैं बोलूंगी याद मत करो, समझ लो, ठीक है? याद मत करो। ऑफिशियल रिकॉर्ड, राइट? ऑफिशियल रिकॉर्ड तुम्ही को पर्टिकुलर नहीं बोलने, सब वैसे ही है। हाँ, यस मैम। ऑफिशियल रिकॉर्ड का मतलब जो मैंने अभी बताया, आप कोई भी काम करते हैं तो रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं। इसका एडवांटेज पहले, एडवांटेज क्या होगा? फ्यूचर में बिल्कुल फ्यूचर में आपके पास एक रेफरेंस पॉइंट रहेगा। अगर सिमिलर काम को आपको कभी भी डुप्लीकेट करने का मौका मिलेगा तो आप रेफर कर सकते हो कि हाँ, हमने ऐसा एक काम किया था, लाओ निकाल के देखो कितने लोग लगे थे, कितना काम इसमें, कितना मैन पावर हमने असाइन किया था, कितने दिन लगे थे उस काम को करने में, कितना हमारा रिसोर्सेज लगा था, कितना कैपिटल असाइन किया था हमने। आप उसको एक आधार मानते हुए नेक्स्ट टाइम जब आप वैसा ही काम कर रहे हैं तो आप समझ लेंगे कि कितना टाइम लगेगा, कितना रिसोर्सेज लगेगा। बजट थोड़ा बढ़ा दो, क्योंकि जो कॉस्ट है वो बढ़ गया है टाइप के साथ, थोड़ा सब कुछ, सारा जो हमारे इंग्रेडिएंट्स है, रिसोर्सेज है, वो बढ़ गया है, दाम उसका महंगा हो गया, तो थोड़ा उस हिसाब से आप कैपिटल को बढ़ा देंगे, तो आपके पास एक पास्ट रेफरेंस पॉइंट रहेगा। समझ में आ रहा है? जिसको आप रेफर कर सकते हो तो आपका काम आसान हो जाएगा। इवन डॉक्टर भी बोलता है कि पहले का जो भी चेकअप का रिपोर्ट है वो लेकर आना, सो दैट वो एक बार देख लेगा तो उसको जल्दी वो केस समझ में आ जाएगा। रेफरेंस पॉइंट डॉक्यूमेंटेड है तभी तो वो पड़ेगा ना, डॉक्यूमेंटेड नहीं रहता तो आप कैसे नेक्स्ट डॉक्टर को वो सारे डॉक्यूमेंट देते, नहीं दे पाते। तो इसका बेनिफिट समझ में आया? जल्दी हो जाएगा। एक और बेनिफिट है, मैं आपको बताती हूँ। वो दूसरा बेनिफिट ये है कि मान लो ऑर्गेनाइजेशन में आपको कोई भी रिसोर्सेज आपको दिया है कि आप इसको यूटिलाइज करिए। सपोज करो 5 लाख 10 लाख रुपए तुमको दिया है, कोई साइट पे काम हो रहा है, तुम अपने तरीके से इसको खर्चा करो। कल को आपके ऑर्गेनाइजेशन में हिसाब किताब हो और आपको बोले कि आपके पास 10 लाख में से 5 लाख बच गया, या फिर आपने ये 5 लाख अपने पर्सनल काम से यूज कर लिया, ये वो कुछ भी हो सकता है, हम देखते हैं ऐसा होता है, राइट? अगर आपके पास प्रॉपर रिकॉर्ड कीपिंग है तो आप अपने आप को डिफेंड कर सकते हो कि ये लो, एक एक मद में जो मैंने एक एक पैसा खर्चा किया उसका मेरे पास डिटेल रखा हुआ है, आप मिला लो, जाके दुकानदार से, जाके आदमी से पूछ लो, सबका पेमेंट हो चुका है। अगर उसमें से कोई लेने आएगा तब तो मैं डिफॉल्टर हूं ना, कि मैंने लिखा उसके नाम से दिया हुआ लेकिन नहीं दिया है, राइट? तो आपके पास रिकॉर्ड अगर है मेंटेन तो आपके लिए वो क्या होता है, शील्ड का काम करता है, वो आपको प्रोटेक्ट करता है। अगर फ्यूचर में कभी उससे मांगा जाता है पूरा डिटेल, तो एक बार महीना दिन के बाद हमें भी याद नहीं रहता कि हम कम पैसे की बात करें, यार 5,000 10,000 कहाँ खर्चा किया याद नहीं रहता, वो तो बहुत भारी रकम हमने कहीं ना कहीं यूटिलाइज किया, वो कैसे याद रहेगा कि कहाँ कर किया, नहीं याद आता। तो डेली बेसिस पे रिकॉर्ड कीपिंग इसीलिए उन्होंने सजेस्ट किया था। क्लियर? अब इसका डिसएडवांटेज तुम लोग बताओ, थोड़ा दिमाग लगा के। डाटा हैक डेटा कैन बी चेंज, ठीक है, मैनिपुलेट कर दिए तब तो कोई बात ही नहीं, लेकिन अदरवाइज मान लो मैनिपुलेशन नहीं हुआ तो इसका क्या डिसएडवांटेज हो सकता है? बिल्कुल, पेपर रखते रखते बहुत ज्यादा स्पेस ले लेता है, वो दीमक लग जाता है उसको। भाई वेरी गुड भाई, ये फिजिकल ऑनलाइन रिकॉर्ड रखेंगे। और या पीछे तुम कुछ बोल रहे हो, बोल। डिजिटल रिकॉर्ड रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं। इसीलिए अब आप देखते हो कि पेपर रिकॉर्ड इज रिप्लेस्ड बाय डिजिटल रिकॉर्ड। लेकिन इसका प्रॉब्लम ये होता है कि रिकॉर्ड कीपिंग बिकम सो इम्पोर्टेंट, कभी कभी रिकॉर्ड कीपिंग इतना इम्पोर्टेंट हो जाता है कि बाकी का
कोई को जो ऑब्जेक्टिव है वो सेकेंडरी हो जाता है, जो रूल्स है वो सेकेंडरी हो जाता है। नहीं पहले ये काम करो, तो हम देखते हैं ना, मैंने आपको पता नहीं रेफर किया है कि नहीं किया है, मैंने बहुत बच्चों को सजेस्ट किया है कि आप 1-2 एपिसोड देख करके आइए, आपको ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट अच्छे से समझ में आ जाएगा। ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट का डिसएडवांटेज कम से कम, हाँ कुछ नाम ले रहे थे तुम, कोई कुछ बोल रहा था ना, कौन सा मैं बोलती हूँ, ऑफिस कभी आपने देखा है वो, या किसी ने देखा है एक भी एपिसोड ऑफिस का? समझ में आ रहा है मैं क्या बोलने चाह रही हूँ? ऑफिस पहले दूरदर्शन पे आता था, अब कहाँ आता मुझे नहीं पता, मैं बोली हूँ यूट्यूब पे सर्च कर लो ना। हाँ, उसमें सारे मंजे हुए कलाकार है, पंकज, हाँ नहीं वो मूवी बिल्कुल मसूदी नाम है उसका, पंकज कपूर नाम है उसका, जो शाहिद कपूर के फादर है। आप दोनों में से किसी एक को पहचान, बिल्कुल सारे अच्छे कलाकार हैं, सारे अच्छे कलाकार हैं उसमें, और वो क्लास 1 की वो सीरीज है, ठीक है ना, उस पे मूवी भी बन चुकी है। लेकिन आप देख लीजिए, कोई एक एपिसोड देख लीजिए, यू विल कम टू नो कि क्या प्रॉब्लम्स होता है व्हेन यू गो विद। अच्छा ठीक है, वहां आपको ना एक जिंदे आदमी को ये साबित करना होता है कि मैं जिंदा हूँ, ठीक है ना। क्यों जिंदा हूँ? क्योंकि रिकॉर्ड, जब तक आप अपने जिंदा होने का रिकॉर्ड नहीं देंगे, हम आपको जिंदा नहीं समझेंगे। या पंकज त्रिपाठी का ये कागज मूवी है, ये ऐसा मैंने एक एग्जांपल दिया आपको, क्लास फीस। मैं आपको ये समझाने के लिए बोल रही हूँ कि ऑफिशियल रिकॉर्ड का एडवांटेज तो तुम्हें पता है, अच्छा है, लेकिन डिसएडवांटेज देख लो कि वो इतना इंपॉर्टेंट है कि एक जिंदे आदमी को प्रूफ करना है कि मैं जिंदा हूँ। और ऐसा ये एक एग्जांपल है, ऐसे उस सीरियल में 10 सब्जेक्ट्स को लेकर के इस तरीके का वो सीरीज बनाया गया है, जिससे आपको पता चलता है कि कितना दोहराता है। देखते हो ना, वो सटायर है, वो व्यंग है, वो सार्कास्म में हमारे गवर्नमेंट तंत्र पे, सिस्टम पे, जो जिनके यहाँ काम क्या होता है, आज आप एक फाइल लेके जाइए, साल भर बाद वो फाइल घूमते रहेगा। समझ में आया? क्योंकि फलाने जगह उस फाइल पे अभी तक सिग्नेचर नहीं हुआ, चिल्लाने जगह जो लिखना था वो लिखाया नहीं है। ये क्या होता है, घूमता रहता है आपका फाइल और आप कुछ नहीं कर सकते। डिसएडवांटेज है, ऑफिशियल रिकॉर्ड को मेंटेन करने के लिए आप ये डिले कर रहे हैं ना, तो जो काम है वो आपका लेट हो रहा है, जस्ट टू मेंटेन दैट रिकॉर्ड। तो रिकॉर्ड कीपिंग ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया और आपका काम सेकेंडरी हो गया। हम आएंगे उस पे भी, एक तो ये समझ लिया, अब नेक्स्ट बोलो, एक और नेक्स्ट सिस्टम ऑफ रूल्स को अभी ले लेते हैं। अब सिस्टम ऑफ रूल्स एंड ऑफिशियल रिकॉर्ड बहुत मिलता जुलता है। ऑफिशियल रिकॉर्ड में भी आप क्या करते हैं, आपको रिकॉर्ड कीपिंग करना, आप रिकॉर्ड कीपिंग जब तक नहीं करोगे तब तक काम नहीं होगा, ठीक है, तो जरूरी है रिकॉर्ड कीपिंग, देन आपका काम देखा जाएगा। तो एक रिकॉर्ड कीपिंग का डिसएडवांटेज यही हुआ कि जब तक रिकॉर्ड कीपिंग में ये बोल रही हूँ कि सपोज रिकॉर्ड कीपिंग इतना ज्यादा मैंडेटरी हो जाता है इस तरह के सिस्टम में, इस तरह के ऑफिसेज में। अभी मैं वही बोल रही थी कि मान लो तुम जीवित हो, लेकिन तब भी तुमको अपना बर्थ सर्टिफिकेट देना पड़ेगा और प्रूफ करना पड़ेगा कि मैं जिंदा हूँ। जब तक तुम ये प्रूफ नहीं करोगे तुम्हें कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा जो गवर्नमेंट की तरफ से तुमको अदरवाइज मिल सकता था। तो सपोज करो तुमको घर बनाना है, मान लो हमको गवर्नमेंट की तरफ से जो आता है ना घर बनाने के लिए लोन, वो रकम लेना, तो फर्स्ट यू प्रूव योरसेल्फ, ठीक है ना, फर्स्ट यू प्रूव योरसेल्फ। तो कैसे प्रूव करोगे, तुम उनको डॉक्यूमेंट दोगे, अपने प्रखंड से, अपने जिला से, अपने ब्लॉक से, जो भी होगा सारा डॉक्यूमेंट लाके दोगे कि मैं इस जगह का वासी हूँ, मेरे पास जमीन नहीं है, सिर्फ जमीन है, घर नहीं है, सब प्रूफ करोगे तब जाकर के तुम्हारा लोन एलोकेट होगा। इतना सब होने में 2 साल लग जाएगा, ये लंबा हो गया ना, तुम अपने गोल से बहुत दूर चले गए ना। जो काम 6 महीने में हो सकता था वो सिर्फ फंड सैंक्शन कराने में तुम्हें 1-2 साल लग गए। होता है ऐसा? ऐसे नहीं होता है, क्योंकि सिस्टम ऑफ हायरार्की है, अलग अलग लेवल पे काम होता है। एक ही आदमी आपका साथ, एक व्यक्ति कहाँ रिकॉर्ड बनाता है, हर लेवल पे अलग। तुम्हारा फाइल, तुम जाओ बोर्ड ऑफिस, तुम जाओ एजुकेशन, ये इंटरमीडिएट काउंसिल तुमको बोलता है ना कि ये काम यहाँ है, अभी आपका ये फाइल यहाँ पहुंचा है, अभी आपका फाइल यहाँ पहुंचा है। डीआरसीसी का एग्जाम्पल दौड़ना पड़ रहा है, रिकॉर्ड कीपिंग के लिए ही दौड़ रहे हो ना, दौड़ रहे हो नहीं दौड़ रहे हो? अमित समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आया तो मैं एक और एग्जाम्पल देती हूँ। क्लास, थोड़ा सा आपका अटेंशन चाहिए बस। एग्जाम्पल दे, देखो अब जैसे मैंने रिकॉर्ड कीपिंग बताया कि रिकॉर्ड रखते रखते
आपका जो मेन काम है, मेन एजेंडा है, वो पीछे रह जाता है, क्योंकि रिकॉर्ड कीपिंग बहुत जरूरी है। बिना रिकॉर्ड के एक भी पैसा खर्चा मत करना, समझ में आया? एक भी काम मत करना, ठीक है? जब तो मेन गोल से आप डिस्ट्रैक्ट हो। सिमिलरली सिस्टम ऑफ रूल्स भी है, अच्छी बात है। सिस्टम ऑफ रूल्स है, आपका यूनिफॉर्म रूल्स है, आप आसानी से काम को कर सकते हो। कोई कहीं बहस नहीं करेगा कि ये नियम हमारे साथ अलग था और उसके साथ अलग है। आपने डिसिप्लिन को स्टैब्लिश कर दिया। रूल अगर फॉलो होता है तो काम आसानी से होता है। लेकिन हम रूल क्यों बनाते हैं? कोई जवाब है आपके पास? Why do we formulate rules? Why do we follow rules? पर्सनल बोलो पहले। पर्सनल लाइफ में भी रूल बनते हैं ना, क्यों बनाते हो? किसी काम को इजी बनाने के लिए। अमित कुछ तुम बोल रहे थे, सिस्टमेटिक ढंग से अपने काम को खत्म करने के लिए, राइट? काम को अकम्प्लिश करना, अच्छे से अकम्प्लिश करना, यही पर्पस है ना रूल का, है ना? नियम इसीलिए बनाते हैं ना, ताकि हम काम को अच्छे से खत्म कर सके, राइट? टाइमली बेसिस पे उसको ओवरकम कर सके। लेकिन सिस्टम ऑफ रूल्स, अगर रूल्स तुम्हारा ऐसा हो जाए कि रूल्स बहुत इंपॉर्टेंट है फॉलो करना, लेकिन आपका काम नहीं हो, लेकिन जब तक रूल नहीं फॉलो करोगे तब तक काम मत करना। एक एग्जांपल दे रही हूँ। आप लोग में से बहुत बच्चा आईसीएसई बोर्ड का होगा, यहाँ पे है क्या कोई? एक ही बच्चा है, चलो कोई बात नहीं। अरे देखो मत, कोई बात नहीं, वो स्टूडेंट है। ओके, मैं ये इसलिए बोल रही हूँ, हो गया। मैं इसलिए बोली क्योंकि आईसीएसई बोर्ड के हिंदी के किताब में एक कहानी थी, इसीलिए मैंने पूछा कि शायद आपको मालूम होगा तो आई नॉट नीड टू एक्सप्लेन दैट। उस कहानी का नाम था बरगद का पेड़, ठीक है? बरगद का पेड़। आई हैव रेड दैट चैप्टर। स्टोरी जहाँ पे, सुन लो, मैं थोड़ा शॉर्ट में बता देती हूँ ये स्टोरी क्या था। एक रात बहुत ज्यादा आंधी तूफान आया, ठीक है ना? बहुत ज्यादा, एकदम जो भी आप बोलो, जैसे अभी साइक्लोन आया था जवाब, उसी तरह का बहुत ज्यादा आंधी तूफान आया। और वो बरगद का पेड़ एक ऑफिस के प्रीमिसेस में था, जो उस रात गिर गया, ठीक है? टूट के गिर गया। जब सुबह लोग गए वहां पे तो देखे कि पेड़ गिरा हुआ है, लेकिन पेड़ के अंदर एक आदमी भी दब गया था। रात को पता नहीं कैसे हुआ, लेकिन ये एक आदमी भी उस पेड़ के अंदर दब गया था। बहुत पुराना, बहुत भारी, बहुत मोटा वो पेड़ था, जिसके अंदर वो आदमी दब गया था टूटने से। अब वो आदमी जैसे ही बाकी लोगों को देखा, उसने हेल्प मांगा कि मुझे निकालो इसके अंदर से, ठीक है? वरना मैं मर जाऊंगा, मैं रात भर बहुत कष्ट में रहा हूँ, मेरे ऊपर इतना भारी पेड़ गिर गया है, मैं बिल्कुल बचूंगा नहीं अगर तुमने मेरी मदद नहीं की तो। जो गार्ड था वहां का, उसने देखा, बोला ठीक है भाई, तुम थोड़ा और वेट करो, जब यहाँ के अधिकारी लोग आएंगे तो मैं उनको ये बताऊंगा, वो लोग तुम्हें जरूर बचा लेंगे, किसी तरीके तुम्हें निकलवा लेंगे। बोले ठीक है। जब अधिकारी आए तो उनके पास गया, ये न्यूज लेकर के कहा कि ऐसे ऐसे रात के तूफान में वो गिर गया था और एक आदमी भी इसके अंदर दब गया, उसको बचाइए। वो बहुत हेल्प मांगा, बहुत कष्ट में। अधिकारी ने कहा कि देखो, यहाँ हमारे प्रीमिसेस में पेड़ जरूर था, लेकिन ये हमारा काम नहीं है, ये तो पर्यावरण और वृक्ष जो डिपार्टमेंट है उसका काम है। तो हम ये फाइल और ये लेटर लिख करके उस डिपार्टमेंट को भेजते हैं, वो डिपार्टमेंट देखेगा। समझ में आया? अब डॉक्यूमेंटेशन, ठीक है, और नियम। यहाँ डॉक्यूमेंटेशन होकर के उस डिपार्टमेंट में गया, उन लोगों ने देखा, बोला ठीक है भाई, गिरा तो पेड़ है, वो हम देख लेंगे, लेकिन ये हमारे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में नहीं है, हमको ये चीज इत्तला करना पड़ेगा उस एरिया के म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में। ठीक है भाई, वहां से फाइल बंद करके गया म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में। समझ में आया? वहां जब गया तो उन लोगों ने देखा, फिर बोला देखो, हम पेड़ का तो ठीक है हम निकलवा लेंगे, लेकिन आदमी हमारे इसमें नहीं आता है, ठीक है? तो ये फलाने थाने में जाना पड़ेगा और वहां को इत्तला करना पड़ेगा। इस तरह करते करते 2 दिन बीत गया और फाइल घूमता रहा यहाँ से वहां। वो बोला अब तुम निकालो, अब क्या हुआ? मैं अब बिल्कुल इसके अंदर बचूंगा नहीं। वो बोला भाई, मैं टिफिन लेके आया हूँ, थोड़ा सा तुझे खाना खिला देता हूँ, तो कुछ देर और झेल में, कुछ ना कुछ जरूर हो जाएगा। तेरा फाइल फलानी जगह पहुंच गया है, तुम्हें निकालने के लिए आते ही, राइट? जब तीसरा दिन हुआ और जो क्रेन वगैरह आ रहा था पेड़ को उठाने के लिए, तीसरा दिन आया क्रेन, ठीक है ना? रिलीफ पहुंचा। जब पेड़ को उठाने के लिए आया तो देखा कि वो आदमी उसके अंदर दब के खत्म हो चुका है। मतलब क्या? मतलब सिंपल ये है कि आपका काम क्या था? जो इम्पोर्टेंट था वो क्या? उस आदमी को बचाना। इससे ज्यादा इम्पोर्टेंट तो कोई काम नहीं हो सकता। लेकिन काम क्या हुआ ज्यादा इम्पोर्टेंट? फाइलिंग करना, रूल को फॉलो करना, डॉक्यूमेंटेशन करना।
अभी और एक एग्जांपल, रास्ते में किसी की एक्सीडेंट हो जाती है। पहले नियम था कि अगर आप किसी को तो आप पहुंचा देंगे, हॉस्पिटल पहुंचाएंगे, लेकिन लोग आपसे पूछेगा, पूछताछ करेगा। जो लेके जाता था इंज्योर्ड आदमी को, उससे पूछताछ होती थी कि कहाँ देखा, कहाँ गिरा था, कैसे गिरा था, किसने मारा था, तुमने तो नहीं मारा था। सो मच इंक्वायरी। लोग इस झमेले से बचना चाहते थे, देख के भी दरकिनार करके अपने ऑफिस चले जाते थे, अपने घर चले जाते थे, नहीं कोई हेल्प के लिए होता था। उस रूल को बदल दिया गया। क्या बदला? आप पहुंचा दीजिए, आपसे कोई एक भी सवाल नहीं करेगा, ठीक है? क्योंकि जरूरी था, जरूरी होता है किसी आदमी की हेल्प करना, इंज्योर्ड आदमी को वैसे में हॉस्पिटल पहुंचाना, ना कि उसका पूछताछ करना, राइट? तो ये जरूरी काम नहीं हो पा रहा था उस नियम के कारण। तो ऐसे रूल्स, ऐसे रिकॉर्ड कीपिंग जो आपको आपके गोल से, जो मेन पर्पस है, उस पर्पस से दूर कर रहा है, हटा रहा है, तो ऐसे रूल्स और जो ऐसे डॉक्यूमेंटेशन उसको क्या करना चाहिए? चेंज कर देना चाहिए, बदल देना चाहिए या हटा देना चाहिए। समझ में आया? अब डिसएडवांटेज रूल्स का, यस मैम। रूल्स होना चाहिए, लेकिन वैसे रूल्स जो आपको काम से विमुख कर रहा है, ठीक है ना, काम से डिस्ट्रैक्ट कर रहा है, उस रूल को बदल दो, जो कि यहाँ नहीं बदल सकते, बिकॉज इन ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट रूल्स आर स्ट्रिक्ट, है ना? रूल्स आर फॉलोड स्ट्रिक्टली, स्ट्रिंजेंटली। क्लियर हुआ? और कोई पॉइंट? हाँ, इम्पर्सनल रिलेशनशिप एक बच गया, चल उसको भी एक्सप्लेन कर देते हैं, फिर अटेंडेंस। इम्पर्सनल रिलेशनशिप बहुत अच्छी बात है, एडवांटेज सुन लो, फिर मत बोलना मुझे कि मुझे कुछ समझ में नहीं आता है। एडवांटेज इसका ये है, किसका? इम्पर्सनल रिलेशन का, कि आपका इम्पर्सनल रिलेशन है, यानी कि सिर्फ फॉर्मल रिलेशन हम लोग फॉलो करते हैं। तो भले ही वो हमारे परिवार का है, भले ही वो हमारे घर का है, भले ही वो हमारे पड़ोस का है, लेकिन अगर वो डिजर्विंग कैंडिडेट नहीं है तो हम उसको प्रमोशन नहीं देंगे, हम उसको एडवांसमेंट, ग्रोथ नहीं देंगे, हम कोई पार्शलिटी नहीं करेंगे, क्योंकि हम तो प्रोफेशनली जुड़े हुए, जो प्रोफेशनली अच्छा करेगा उसी को ग्रोथ मिलेगा। ये एडवांटेज है, ये अच्छी बात, उन्होंने यही अच्छी बात देखी। पर उनको ये नहीं पता कि इनफॉर्मल रिलेशंस, जो बाद में आप पढ़ेंगे अभी नियो क्लासिकल थियरी में, बहुत ज्यादा बात हो रही है आप तीनों के बीच में, जो इनफॉर्मल रिलेशंस है ऑर्गेनाइजेशंस में, वो समहाउ ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके फॉर्मल सेटअप से। आप बोलोगे कैसे, है ना? तो फॉर्मली आपका ड्यूटी डिफाइंड है, ठीक है, आपका वर्किंग आवर डिफाइंड है। क्या होता है वर्किंग आवर? मान लो ले लेते हैं हम 9 to 6, एक नॉर्मल जो हमारा वर्किंग आवर होता है, मान लो 9 to 6 वर्किंग आवर है। मान लो कि कल को हमारे ऑर्गेनाइजेशन में ऑडिट, ठीक है, कल को हमारे ऑर्गेनाइजेशन में इंस्पेक्शन है, होता है कॉलेज वगैरह में भी इंस्पेक्शन के लिए आते हैं टीम। 6 बजे तक आपने काम कर लिया, नाउ नोबडी कैन स्टॉप यू, क्योंकि फॉर्मली आपने अपना ड्यूटी आज पूरा करके अब आप घर जा रहे हो। लेकिन काम ऐसा हो सकता है कि बहुत ज्यादा बचा हो, आप बोलोगे मुझे उससे क्या मतलब, मुझे तो जितना ड्यूटी असाइन किया था मैंने कर लिया, अब मैं घर जा रहा हूँ, राइट? नोबडी विल स्टे देयर। लेकिन अगर आप अपने ऑर्गेनाइजेशन से, अपनी टीम से और अपने ग्रुप से इनफॉर्मली कनेक्टेड हो, यानी इमोशनली अटैच्ड हो, तो आप बोलोगे ना, हाँ भाई दे दो, मैं ये काम कर लेता हूँ, कल को इंस्पेक्शन है, हमारे इंस्पेक्शन खराब नहीं होना चाहिए, अच्छा आना चाहिए, होता है ये सब कंसर्न, तभी हम रुकते हैं ज्यादा देर तक। समझ में आ रहा है? कोई एक टीचर चला गया, छुट्टी पे चला गया, ठीक है ना, मेरा टाइम 4 बजे तक का, ये मैं 4 बजे निकल सकती हूँ, लेकिन आई स्टे 1 more hour। क्यों? क्योंकि जो टीचर गया उससे मेरी अच्छी दोस्ती है, जो मैम गई उससे मेरी अच्छी दोस्ती है, मैं उनको रिप्लेस करने के लिए मैंने उनको कमिटमेंट करता, ठीक है आप जाइए, मैं आपका क्लास कर लूंगी। ये इनफॉर्मली हुआ या फॉर्मली हुआ? इनफॉर्मली हुआ ना। तो ये इनफॉर्मल रिलेशनशिप ज्यादा काम के होते हैं। आपके घर में शादी होती है, जो अड़ोस पड़ोस के लोग आते हैं आपको मदद करने, इसलिए आते हैं क्योंकि वो आपसे इनफॉर्मली जुड़े हुए होते हैं, ठीक है? उनका आप पेमेंट नहीं करने वाले हो उनके मेहनत का, और कर भी नहीं सकते हो आप, राइट, है ना? कर भी नहीं सकते, क्योंकि ये क्या एहसास है, एहसान होता है आपके ऊपर, जो आपको वो बीइंग अ नेबर करता है। तो फॉर्मल रिलेशंस ठीक है, फॉर्मल रिलेशंस ठीक है, लेकिन इनफॉर्मल ज्यादा मददगार होता है जब हम काम को अकम्प्लिश करने के लिए राजी होते हैं। तो आप अपने घर में कभी भी घड़ी देख के काम नहीं करते, देखते हो घर में जब तुम्हारे यहाँ कोई बर्थडे पार्टी होता है या शादी होता है या पूजा होता है कि मैं 4 घंटे से काम कर रहा हूँ, बाकी सब लोग बैठे, मैं भी जा रहा हूँ, देखते हो कभी? तुम करते हो बिकॉज यू हैव अ सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपको पता है कि हमारे फैमिली का नाम अच्छा होगा या खराब होगा, राइट? तभी तो आप करते हो ना, रात भर करते हो और दिन भर करते हो, जब तक बारात नहीं चली जाती तब तक काम करते, तब जाके सोचो, भले गाली दे दो उसका पीछे से बारात को आए, राइट? तो समझ में आया इनफॉर्मल कमिटमेंट कितना स्ट्रांग होता है। अब ये मैक्स वेबर बोल रहा है कि आप इनफॉर्मली
कनेक्ट जो रिलेशन है वो बनाइए ही मत, तो वैसा ऑर्गेनाइजेशन इस बेनिफिट से वंचित रह जाएगा, है ना। जो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है वो रिलेशन आपने क्या किया, बनने ही नहीं दिया लोगों के बीच में। समझ में आया? एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज क्लियर हुआ? हर एक पॉइंट का एडवांटेज और डिसएडवांटेज है। जब आप कंपेयर करोगे तो आपको इसके डिसएडवांटेज का जो पलड़ा है वो ज्यादा भारी मिलेगा और एडवांटेज है इसके सामने कम पड़ जाएगा। तो उन्होंने कहा था सब अच्छा सोच के, एडवांटेज देख लो, सारी अच्छी बातें हैं, लेकिन जब हम लोग इसको प्रैक्टिस करने लगते हैं तो हम लोग बहुत चालाक हैं, ठीक है ना। चालाक क्या, धूर्त होते हैं, ठीक है ना। हम सारे नियम को अपने फेवर में कन्वर्ट करते हैं, जिसमें हम बचते हैं हम उसी को फॉलो करते हैं। लिखा जो है वो दिखा देते हैं कि ये लिखा हुआ, इसलिए हम ऐसा करते हैं, राइट। समझ में आया? सो वी आर डन विद क्लासिकल थियरी ऑफ मैनेजमेंट। तीनों ही हमने आज खत्म कर लिया। नेक्स्ट क्लास में क्या पढ़ाऊंगी मैं? थोड़ा कुछ और भी बचा इसमें, न्यू क्लासिकल बताऊंगी, राइट। ठीक है, अब हम लोग न्यू क्लासिकल को ह्यूमन अप्रोच ऑफ मैनेजमेंट भी बोलते हैं, ठीक है। न्यू क्लासिकल भी बोलते हैं और बिहेवियरल अप्रोच ऑफ मैनेजमेंट, यानी कि ये ह्यूमन बिहेवियर से रिलेटेड अप्रोच है, ठीक है। इसको अब नेक्स्ट क्लास में शुरू करेंगे, ओके। समझ में आया? समझ में आया आप लोगों को, ऑनलाइन स्टूडेंट्स? यस मैम। यस मैम। यस मैम आ रहा। ओके, मैं इसीलिए बोलती हूँ कि याद करो मत, समझो,